अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो एमसीक्यूज में सबसे पहला एमसीक्यूज है कि अ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर कितने डायोड्स होते हैं? तो वो टोटल 4 डायोड्स होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कहा था। तो ब्रिज रेक्टिफायर का मैंने आपको बताया था 4 होते हैं। अगर सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कहते हैं तो वहां पर क्या होते हैं? 2 डायोड्स होते हैं। यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है? अब रिएक्टेंस कोई सी भी हो, चाहे इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो, आप जानते हैं कि दोनों को मेजर किस में करते हैं? ओम्स के अंदर मेजर करते हैं। मैं यहाँ डिफाइन भी कर दूं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फार्मूला है वो था ओमेगा एल। ठीक है। और एक्स सी जो है वो किसके बराबर था? 1/ओमेगा सी के। दोनों को अगर आप मेजर करें तो दोनों मेजर किस में होते हैं? ओहम्स के अंदर मेजर होते हैं। इसलिए हम कहते हैं रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओहम। फिर कहते हैं द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी इज इक्वल टू। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? तो सेल्फ इंडक्टेंस को अगर लिखें तो इस तरह लिखा जाता है एल इज इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है ना, ये इंडक्टेंस का फार्मूला था। तो अब यहाँ पर जो ईएमएफ है वो वोल्ट में होता है, करंट एम्पियर में, टाइम सेकंड में। तो सेकंड को ऊपर ले जाए तो ये हो जाता है वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर किसके बराबर है? तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर है ऑप्शन डी। फिर कहते हैं अ कैपेसिटर इज फुली इंसुलेटर फॉर। कैपेसिटर इंसुलेटर हो जाता है किसके लिए? डायरेक्ट करंट के लिए। और ये कैसे होता है? देखिए, जब आप डीसी सोर्स अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाता है, व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज, तो वो फिर फर्दर आने वाले करंट को क्या कर देता है? रोक देता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये डीसी को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, फुली चार्ज। इस सिचुएशन के अंदर जो कैपेसिटर है वो डीसी को पास होने नहीं देता। तो हम कहते हैं कि कैपेसिटर इज परफेक्टली इंसुलेटर फॉर डायरेक्ट करंट। फिर कहते हैं द पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज 5√2 एम्पियर द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। देखिए, इन्होंने रूट मीन स्क्वायर नहीं कहा, उन्होंने कहा मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकलेगा? तो मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, मीन को हम इस तरह लिखते हैं आई स्क्वायर। ठीक है। और ये इक्वल होगा किसके? जो भी आपके पास पीक करंट है उसको आप 2 से क्या करते हैं? डिवाइड। अब आई नॉट की वैल्यू आपको उसने दी हुई और वो कितनी है? 5√2। तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूं 5√2 और इसका क्या करता हूँ? स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। √2 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2। और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अगर आप देखें, जो मीन स्क्वायर करंट है वो किसके बराबर आ गया? 5 स्क्वायर के। ठीक है ना। और यही चीज उन्होंने हमसे क्या की थी? पूछी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर देखें तो वो है 5 स्क्वायर एम्पियर। फिर कहते हैं इन एसी सिस्टम वी जनरेट साइन वेव फॉर्म बिकॉज। साइन वेव वो फॉर्म को क्यों जनरेट किया जाता है? क्योंकि जो साइन वेव होती है वो लीस्ट डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। तो इसे पढ़ना क्या होता है? आसान होता है। साइनोसॉइडल वेव को जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इक्वेशन अगर लिखें, आई इक्वेशन है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर आप इसकी इक्वेशन को देखें तो वो है v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इन दोनों इक्वेशन को पढ़ना इसलिए आसान है क्योंकि साइनोसॉइडल वेव सिंपल वेव होती है और वो एक साइन फंक्शन को क्या कर रही होती है? ओबे कर रही होती है। तो उसके बाद कहते हैं कि यहां पर इक्वेशन मैंने लिख दी थी। अब उसने आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमे, यहाँ पर क्या आ जाता है? ओमेगा टी। अब देखिए कौन सी चीज है जो कि हमें फ्रीक्वेंसी बताएगी। तो अगर मैं इन दो चीजों को आपस में कंपेयर कर लूं तो मैं यहां से क्या कर सकता हूँ? फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ। तो मैं कंपेयर करूंगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 157। अब ओमेगा किसके इक्वल होता है? 2 पाई एफ के। तो आप देखें 157, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं तो 157 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो 2 पाई कितना होता है? 6.28। तो 157 को 6.28 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 25 हर्ट्ज। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास आंसर है 25 हर्ट्ज। फिर कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी कैन बी फाउंड इफ वी नो इट्स पीक वोल्टेज।
पीक वैल्यू क्या होती है, वो होती है आई नॉट या फिर वी नॉट। तो अगर वोल्टेज और करंट की पीक वैल्यू आपको चाहिए तो आपको क्या पता होना चाहिए, तो आपको वी आर एम एस पता होना RMS। चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वी आर एम एस को हम कैसे लिखते थे, वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वोल्टेज, या फिर आई आर एम एस इज इक्वल्स टू 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आर एम एस वैल्यू करेक्ट आंसर है। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, और इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल ही है, जो कि हमने लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ हम इनको रिवाइज कर लेंगे। तो इन्होंने पूछा डिफाइन करें म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब यही है कि एक कॉइल के चेंज ऑफ करंट से दूसरी कॉइल के अंदर क्या हो जाए, इंड्यूस ईएमएफ आ जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो एक ऐसा फिनोमेना जिसमें चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, और वो कॉइल कौन सी होती है, प्राइमरी, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाए किसके अंदर, नियर बाय कॉइल में या फिर सेकेंडरी कॉइल में, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हमने इक्वेशन क्या लिखी थी, ये इक्वेशन है कि दूसरी कॉइल जिसके अंदर इंडक्शन हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, ई एस, यानी कि इसमें जो ईएमएफ आएगा उसे हम कहते हैं ई एस, क्योंकि ये सेकेंडरी का ईएमएफ, और ये प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रहा है, चेंज ऑफ प्राइमरी कॉइल करंट, प्राइमरी कॉइल के करंट के चेंज से ईएस क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। तो ये चीज आपके पास कहलाती है म्यूचुअल इंडक्शन। जबकि सेल्फ इंडक्शन क्या था, तो सेल्फ इंडक्शन में कोई नेबरिंग कॉइल नहीं है, अपने कॉइल के चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उसी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ आ जाना क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्शन। तो इसमें हम ये कहते हैं कि चेंजिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सेम कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो यहां पर जो चेंजिंग करंट है इन अ कॉइल प्रोड्यूस करेगा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इटसेल्फ, देयरफॉर इंड्यूसिंग एन ईएमएफ। और इक्वेशन क्या होती है, E इज इक्वल्स टू एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। तो एल यहां पर क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस, और एम वहां पर क्या था, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द एसआई यूनिट यूज फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस आर सेम। तो आप जानते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस की अगर यूनिट देखी जाए तो चाहे इंडक्टेंस कोई सा भी हो, ये बिल्कुल ऐसी है कि फोर्स कोई सी भी हो, यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है न्यूटन। तो इसलिए इंडक्टेंस कोई सा भी हो, म्यूचुअल हो या सेल्फ हो, यूनिट एक ही होगी। ठीक है, इसकी डायमेंशन चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर हम इस चीज को प्रूव भी कर देते हैं कि अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट यहाँ पे ड्राइव करें, तो देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम क्या लिखते हैं, एम इज इक्वल्स टू सेकेंडरी का ईएमएफ डिवाइडेड बाय प्राइमरी का करंट। ठीक है ना, ये लिखा जाता है। और सेल्फ इंडक्टेंस में क्या लिखते हैं, ईएमएफ डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ करंट ऑफ दैट कॉइल। अब देखें इक्वेशन आपके सामने, तो ईएमएफ वोल्ट में, करंट एम्पियर में, टाइम सेकंड में। तो सेकंड ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ये आ गई म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट। अब इसकी तरह देखें तो इसकी क्या यूनिट हो जाएगी, अगेन वोल्ट, और पर एम्पियर पर सेकंड। सेकंड ऊपर चला जाएगा तो इक्वेशन आ जाएगी वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। तो ये आपके पास क्या हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस। तो दोनों यूनिट्स क्या है, सेम है। यही चीज हमें उसने पूछी थी कि क्या इन दोनों की यूनिट सेम होती है, तो ये दोनों यूनिट्स क्या होती है, सेम होती है। और अगर आप देखें तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि वोल्ट पर एम्पियर ओहम्स के बराबर भी होता है। तो इस यूनिट को इस तरह भी लिखा जा सकता है, अगर पेपर के अंदर कभी ये इस तरह से आ जाए तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ओहम सेकंड। कैसे, देखें वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर किसके बराबर होता है, ओहम के। ये तो बिल्कुल ऐसी है ना जैसे ओम्स लॉ होता है। वोल्ट पर करंट किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के। तो वोल्टेज अपॉन करंट, रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज वोल्ट, करंट एम्पियर, और रेजिस्टेंस ओहम में। तो ये यूनिट भी लिखी जा सकती है इंडक्टेंस के लिए, और ये दोनों तरफ क्या है, सेम है। फिर कहते हैं ड्रॉ द सर्किट फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ये चीज हमने डिस्कस की थी सर्किट पे, कि आप यहां पर क्या करते हैं, इनपुट अप्लाई करते हैं, और वो इनपुट क्या होता है, एसी। ये है एसी, और एक डायोड इसमें यूज करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस। तो ये पहले साइकिल को क्या कर देता है, पास करा देता है, और दूसरा साइकिल क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पर जो आपके पास आउटपुट है इसे हम कहते हैं डीसी आउटपुट, और इसके लिए मैंने वर्ड यूज किया था पल्सेटिंग डीसी। इसे हम क्या कहते थे, पल्सेटिंग, क्योंकि ये प्योर डीसी नहीं है। फिर इसी तरह से
जब फुल वेव रेक्टिफायर है तो इसे हम कहते थे हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है? तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर फुल एसी जो होती है वो रेक्टिफाई हो जाती है। तो लेट से ये आपके पास एसी इनपुट है, तो इसके अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी ये वेव क्या होती है? रेक्टिफाई। और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी ये वेव क्या होती है? रेक्टिफाई। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो डीसी आया है, ये डीसी दोनों दो पल्सेस फॉर्म हो रही है एक एसी इनपुट साइकिल की वजह से, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। ठीक है, तो मेन इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में, तो इसलिए सिर्फ रिवाइज ही करना था यहाँ पर कैसे होता है, तो लेक्चर के अंदर गिवन है। व्हाट इज द यूज ऑफ सिंगल डायोड फॉर द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट? तो सिंगल डायोड जो होता है वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए क्यों यूज होता है, या कैसे यूज होता है? तो आप देखें, सिंगल डायोड जो होता है वो कन्वर्ट करता है हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट इनटू पल्सेटिंग डीसी आउटपुट। यही बात हमने डेफिनेशन में बताई। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जब आप इसको कनेक्ट करते हैं डीसी के साथ या पावर सप्लाई के साथ, तो यहाँ पर इस चीज को हम स्मॉलर जो डिवाइसेस होती हैं जहां पर लो पावर चाहिए होती है, वहां पर हम क्या करते हैं? इस सिंगल डायोड को या हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिर्फ कनेक्ट होता है लो पावर सप्लाईज में, स्मोक डिटेक्टर्स में, एलईडीज में, या जितनी भी ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको स्मॉल पावर की जरूरत होती है, वहां पर हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन या सिंगल डायोड क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो अब ये सिंगल डायोड क्या करता है? जैसा कि आपको बताया कि सिंगल डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर परमिट्स करंट फ्लो ड्यूरिंग ओनली वन हाफ ऑफ द साइकिल ऑफ इनपुट, ब्लॉकिंग द अदर हाफ। और जैसा कि आपको फिगर के अंदर भी ऊपर मैंने बताया हुआ है कि जो हाफ साइकिल है वो क्यों फॉरवर्ड क्या नाम है, एक साइकिल को पास होने देता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल को, क्योंकि वो फॉरवर्ड बाइज्ड होता है। और अदर साइकिल को वो क्यों नहीं पास होने देता? क्योंकि उस वक्त वो क्या हो जाता है? रिवर्स बाइज्ड हो जाता है। तो जब फॉरवर्ड बाइज्ड होता है इसे हम कहते हैं ऑन स्विच, और जब रिवर्स बाइज्ड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑफ स्विच। इस तरह से डायोड सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल में स्विच ऑन होगा और दूसरे साइकिल में क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ। ठीक है, तो ये आपके पास होता है सिंगल डायोड का पर्पस। डिस्टिंग्विश ग्राफिकली बिटवीन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो हाफ वेव फुल वेव ग्राफिकली तो हमने यहाँ पर शो किया हुआ है कि हाफ वेव के अंदर सिंगल वेव जो है वो आपके पास क्या होती है? बनती है। और फुल वेव के अंदर दो जो आपके पास वेव्स होती हैं वो फॉर्म हो रही होती हैं। लेट से ये अगर हम ड्रॉ करें तो ये है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। जबकि फुल वेव के अंदर अगर आप देखें तो ये जो वेव्स होंगी वो इस तरह से फॉर्म होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये है फुल वेव रेक्टिफायर। अब इन्होंने कहा है कि डिस्टिंग्विश करें ग्राफिकली। तो आप देखें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर डिफरेंस ये पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर हाफ वेव में एक डायोड यूज होता है, जबकि फुल वेव के अंदर दो डायोड्स यूज होते हैं, और चार डायोड्स यूज होते हैं। किसके लिए? ब्रिज रेक्टिफायर के लिए। और सेंटर टेप के लिए कितने यूज होते हैं? दो यूज होते हैं। फिर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो वन साइकिल ऑफ एसी इनपुट है उसकी वजह से एक ही पल्स प्रोड्यूस होती है डीसी आउटपुट में, जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन में वन साइकिल ऑफ एसी प्रोड्यूसेस टू पल्सेस ऑफ डीसी इन द आउटपुट। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी पल्सेस एट द आउटपुट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट साइकिल ऑफ द एसी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंज नहीं आता हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है एज कंपेयर टू इनपुट एसी। तो ये आपके पास है कि फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। फिर अगर फ्रीक्वेंसी और टाइम को देखा जाए तो देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही तो टाइम भी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है तो टाइम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम का क्या होती है? रेसिप्रोकल। और एक और बात मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताई थी कि हाफ वेव की एफिशिएंसी लो होती है। ठीक है, 41.7 जो होती है परसेंट। और जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है उसके अंदर एफिशिएंसी हाई होती है, 81 पॉइंट समथिंग होती थी। और ये एफिशिएंसी क्या है? फुल वेव रेक्टिफिकेशन की। इस वजह से फुल वेव रेक्टिफिकेशन को हम ऐसी जगहों पे यहाँ यूज करते हैं जहां पर हमें हाई पावर क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है। फिर कहते हैं, इज द फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर सेम? तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो फ्रीक्वेंसी कंटेंट होता है वो हाफ वेव और फुल वेव का सेम नहीं होता। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट और आउटपुट की सेम होती है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। और यही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है कि नो दे आर नॉट द सेम।
the frequency content of output pulse of a half wave rectifier is equal to the frequency of AC input. So there is only one output pulse per cycle for every input AC cycle. तो हम यही लिखते थे ना कि जो फ्रीक्वेंसी है आउटपुट की वो इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट। जबकि जब फुल वेव रेक्टिफायर की बात की जाती है तो फुल वेव रेक्टिफायर में कहते हैं कि जो आउटपुट पल्स है फुल वेव रेक्टिफायर की इज नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इनपुट। तो वो किसके बराबर है? देयर आर टू आउटपुट पल्सेस पर साइकिल फॉर एवरी इनपुट एसी साइकिल। तो यहां पर हम इस चीज को इस तरह लिख देते हैं कि जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो डबल है किसके? इनपुट फ्रीक्वेंसी के। और याद रखें इनपुट फ्रीक्वेंसी कौन सी थी? एसी की। ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ डीसी की इसलिए क्योंकि ये डीसी पल्सेटिंग डीसी है। अगर स्मूथ होगा तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? खत्म। जैसा कि हम डीसी के अंदर यही पढ़ते हैं कि डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो यही बात यहां पर भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द हाफ ऑफ द सिग्नल इज ब्लॉक आफ्टर द रेक्टिफिकेशन। वाई? देखिए उसके बहुत सारे रीजंस है। पहला जो आपके पास है वो है ओरिएंटेशन ऑफ डायोड विद रिस्पेक्ट टू द एसी इनपुट। अब जो ओरिएंटेशन है उसका क्या मतलब है? देखें ये मैंने आपको बताया था कि डायोड है, डायोड में ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। इसे पी भी कहते हैं और इसे एन भी कहते हैं। ठीक है। तो जब आप एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होता है या हायर पोटेंशियल से कनेक्ट होता है, तो इसे हम कह देते हैं फॉरवर्ड बाइस। लेकिन सोचें कि अगर यही रिवर्स हो जाए तो रिवर्स होने का मतलब डायोड की ओरिएंटेशन से फर्क पड़ेगा ना। तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो ये फॉरवर्ड वाइज है, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो क्या हो जाएगा? रिवर्स वाइज हो जाएगा। और हम यही कहते हैं कि डायोड कंडक्ट करता है फॉरवर्ड वाइज में और ये ब्लॉक करता है किसमें? रिवर्स वाइज के अंदर। फिर तीसरी बात, डायोड कंडक्ट्स current only when forward bias. So a positive input with p type conductor behave as closed circuit and obtain a positive pulse at the output. Closed circuit का मतलब यही है कि करंट इसमें से फ्लो करेगा। But negative cycle of input is connected to p type diode. It will not conduct, behave as an open circuit. और open circuit के अंदर कोई करंट मौजूद नहीं होता या फ्लो करना नहीं देता। फिर आ जाती है बात, जी जी बोले। सर हम पल्सेटिंग डीसी को हाँ, पल्सेटिंग डीसी को एसी में नहीं, पल्सेटिंग डीसी को हम एसी क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते हैं? उसकी वजह ये उसकी एक ही डायरेक्शन होती है ना। जो एसी होता है उसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं ना। तो ऑल्टरनेटिंग का क्या मतलब होता है? वो यही करता है कि अपनी डायरेक्शन को ऑल्टरनेट करता है। लेकिन पल्सेटिंग डीसी अपनी डायरेक्शन को ऑल्टरनेट नहीं करता ना, इसी वजह से इसे डीसी कहते हैं। लेकिन पल्सेटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पल्सेस बन रही होती है ना, इसी वजह से इसे पल्सेटिंग डीसी कहा जाता है। ठीक है। ओके सर। अच्छा, डिस्टिंग्विश बिटवीन रूट मीन स्क्वायर एंड पीक वैल्यू फॉर अ साइनसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट। तो पीक वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में क्या फर्क होता है? तो देखें जो पीक वैल्यू वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज इन वन साइकिल ऑफ एसी, पीक वैल्यू। जबकि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है? इट इज द इफेक्टिव वैल्यू दैट रिप्रेजेंट डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी पावर। यही बात मैंने आपको बताई थी कि जितना काम डीसी करती है वही काम अगर आप एसी से कराना चाहते हैं तो वो एसी के लिए जो वैल्यू होगी उसे हम क्या कहेंगे? आरएमएस वैल्यू। और ये आरएमएस वैल्यू इसी वजह से इफेक्टिव वैल्यू कहलाती है। तो पीक वैल्यू को अगर लिखे तो वो है √2 टाइम्स वीआरएमएस और करंट √2 टाइम्स आईआरएमएस। जबकि आरएमएस क्या है? पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 या फिर करंट पीक करंट डिवाइडेड बाय √2। तो पीक वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगी? ग्रेटर होगी देन आरएमएस वैल्यू, क्योंकि ये तो मैक्सिमम होती है। अगर आप देखें √2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1.41 टाइम्स है, और आरएमएस वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होगी? लेस देन द पीक वैल्यू। आप देखें ना इक्वेशन को भी यहाँ पर देखें तो नजर आ जाता है V0 √2 VRMS। तो √2 को मैं लिख सकता हूँ 1.41। तो ये 1.41 टाइम्स क्या है? आरएमएस से बड़ी है। जबकि VRMS को अगर लिखें तो वो इस तरह से लिखा जाता है V0 डिवाइडेड बाय √2, और 1/√2 होता है 0.707। तो आप देखें कि जो VRMS की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी? कम होगी। जबकि पीक वैल्यू हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। किससे? आरएमएस वैल्यू से।
अगला इसके अंदर जो पॉइंट है वो ये है कि इंस्टेंटेनियसली आप इसको यूज कर सकते हैं पावर सर्किट में, क्योंकि ये एक सिंगल वैल्यू देती है। पीक वैल्यू का क्या मतलब है, एक सिंगल वैल्यू है ना, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम पर जाकर मिलती है। जबकि आरएमएस वैल्यू क्या है, ये एक ट्रू या इफेक्टिव करंट और वोल्टेज है जो सेम अमाउंट ऑफ वर्क करता है जब हम किसी भी रेजिस्टर को हीटिंग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जो कि मैंने आपको बताया था इस तरह से, मैंने कहा था कि अगर आप डीसी सोर्स यूज करें और डीसी सोर्स में 10 एम्पियर का करंट आप यूज करें क्या करने के लिए, 1 लीटर वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीटअप करने के लिए 30 मिनट्स में, तो आप ये डीसी करंट यूज करते हैं 10 एम्पियर। लेकिन यही जब एसी होगा तो ये 10 एम्पियर कितना यूज होगा, 7 एम्पियर, और सेम काम करेगा। 1 लीटर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीटअप करेगा 30 मिनट में। तो इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, ये इफेक्टिव वैल्यू है, क्योंकि कंटिन्यूअसली उतना ही वर्क करती है जितना डीसी करता है, लेकिन ये वैल्यू क्या होती है, स्मॉल। व्हाट इज द इंपिडेंस एंड हाउ इज इट related to resistance, reactance and frequency. Also find its unit. अब देखिए इम्पीडेंस के बारे में हमने कल ही पढ़ा है कि इम्पीडेंस क्या होता है, ये एक कंबाइन या टोटल अपोजिशन है ऑफर टू ऑल्टरनेटिंग करंट टू एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। तो इसे हम लिखते कैसे हैं, तो हम इस तरह लिखते थे कि जो इम्पीडेंस होती है वो इक्वल होती है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक्स की जगह एक्सएल भी आ सकता है और एक्ससी भी आ सकता है। तो जब हम इसको रिलेट करते हैं विथ फ्रीक्वेंसी के साथ, तो देखें इंपिडेंस का फार्मूला एक आरएल सर्किट के अंदर और एक आरसी सर्किट के अंदर। तो आरएल सर्किट के अंदर जब हम इसे पुट करते हैं तो 2πfl, और आरसी सर्किट में पुट करते हैं 1/2πfc। तो जब हम हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे तो इंपिडेंस क्या होगी, ग्रेटर। लेकिन आरसी सर्किट में हाई फ्रीक्वेंसी अप्लाई करने से इंपिडेंस क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर रिलेशन क्या बनता है, फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स बनता है। और दोनों मेजर किस में होते हैं, ओहम्स के अंदर, जैसा कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि इंपिडेंस जो होती है वो ओहम्स के अंदर मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंस एंड इंपिडेंस। देखिए रिएक्टेंस जो होती है या तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि ऑपोजिशन जो है वो ऑफर की जा रही है किसकी तरफ से, या तो कैपेसिटर या फिर इंडक्टर की तरफ से, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। जबकि इंपिडेंस क्या है, ये कंबाइन या टोटल ऑपोजिशन है जो कि ऑफर्ड बाय एसी सर्किट, और उससे एसी सर्किट में क्या हो, रेजिस्टेंस हो, रिएक्टेंसेस हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो है इंपिडेंस। दूसरा जो रिएक्टेंस होती है वो इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस होगी, लेकिन रेजिस्टेंस इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि रिएक्टेंस हम यूज ही सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए करते हैं। रेजिस्टेंस के लिए तो हम रेजिस्टर यूज करते हैं। और इंपिडेंस के अंदर दोनों चीजें शामिल है, रेजिस्टेंस भी शामिल है, रिएक्टेंस भी शामिल है, ठीक है ना। तो ये दोनों का डिफरेंस है। डिनोट करते हैं इसको एक्स से और इंपिडेंस को जेड से। इक्वेशन अगर लिखें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की इक्वेशन और इंपिडेंस की इक्वेशन, जबकि यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस को भी लिखा जा सकता है 1/2πfc। तो ये आपके पास क्या हो जाती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दोनों के फार्मूले गिवन है। और देख लें दूसरी तरफ क्या है, इंपिडेंस, जिसके अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, जिसको आप एक्सएल और एक्ससी दोनों से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर आते हैं जी, व्हाई डज अ कैपेसिटर ब्लॉक डीसी बट अलाउ एसी टू पास थ्रू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप कैपेसिटर को डायरेक्ट करंट से अप्लाई करते हैं या डीसी सोर्स के साथ अप्लाई करते हैं तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होता है, और जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है देन वो क्या करता है, वो अलाउ नहीं करता और ब्लॉक कर देता है आने वाले करंट को। तो यहाँ पर इस पॉइंट को देखें तो ये लिखा हुआ है, व्हेन अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स देन द कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग एंड चार्ज स्टार्ट्स टू बिल्ड अप। तो चार्ज के बिल्डअप होने से क्या होगा, वोल्टेज डेवलप हो जाएगा अक्रॉस द कैपेसिटर, और जो वोल्टेज होगा प्लेट्स के दरमियान में वो तब तक डेवलप होगा तब तक जब तक के सप्लाई का वोल्टेज उसके इक्वल ना हो जाए। और जब ये इक्वल हो जाएगा देन एट दिस पॉइंट करंट स्टॉप्स फ्लोइंग एंड ब्लॉक द डीसी। तो ये वही बात हो गई ना कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो तब वो डीसी को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। जबकि
कैपेसिटर जो होता है, जब आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स के साथ, देन वोल्टेज कॉन्स्टेंटली चेंजेस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो यहां पर अगर इस चीज को मैं शो करूं तो मैं इस तरह से शो कर सकता हूं कि लेट से मेरे पास ये सर्किट है, तो इस सर्किट के अंदर एक तरफ हम अप्लाई कर देते हैं कैपेसिटर और एक तरफ क्या है, एसी सोर्स। अब यहां पर एसी सोर्स और ये आपके पास क्या है, कैपेसिटर। जब आप इसको अप्लाई करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो पहले पॉजिटिव साइकिल के लिए ये आपके पास करंट की डायरेक्शन, और फिर जब नेगेटिव साइकिल होगा तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, रिवर्स। आप देखें कि अगर यहां पर मैंने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक बल्ब को मैं कनेक्ट कर देता हूं, तो ये बल्ब कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा। क्यों? क्योंकि इस सर्किट के अंदर करंट हर वक्त मौजूद होगा। कभी करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव होगी। और आप जानते हैं करंट की डायरेक्शन मैटर नहीं करती एक्सटर्नल सर्किट के ऊपर, क्योंकि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो करंट चाहे पॉजिटिव से नेगेटिव हो या नेगेटिव से पॉजिटिव हो, बल्ब की ब्राइटनेस तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बल्ब ऑन है तो इसका मतलब कैपेसिटर क्या कर रहा है, कैपेसिटर इस एसी को पास करवा रहा है। क्योंकि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअसली मौजूद होगा किसमें, सर्किट में। तो यही बात यहां पर भी लिखी हुई है, द कैपेसिटर इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, कैपेसिटर इज चार्जिंग and discharging in negative half cycle. This continuous charge keeps the current flowing. The capacitive reactance is given by Xc 1/2 pi Fc. तो जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, रिएक्टेंस डिक्रीज होगी, तो मोर एसी करंट फ्लोस, इट बिहेव एज क्लोज सर्किट टू इट। अब देखें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है वो इक्वल होती है 1/2 पाई Fc के। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी तो करंट क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा। यही बात यहां पर लिखी हुई है कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी के ऊपर एसी के अंदर करंट जो होगा वो ज्यादा फ्लो करेगा और ये बिहेव करेगा क्लोज सर्किट टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर चेंज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। देखिए ये बात हमने डिस्कस कर ली कि कैपेसिटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज करने से जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां पर आपको फार्मूला नजर आ रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, जो कि बराबर है 1/2 पाई Fc। तो इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट मींस इंक्रीजिंग द करंट टू द सर्किट। और क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन अ कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर। तो अब ये फेज डिफरेंस क्या होता है, दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। अगर वोल्टेज करंट की बात करें कैपेसिटिव सर्किट के लिए या इंडक्टिव सर्किट के लिए, तो आप जानते हैं कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है और इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करता है। दोनों में फेज डिफरेंस क्या होता है, 90 डिग्री का। ये देखें, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दोनों फेज डिफरेंस। और ये चीज आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर करंट पहले आएगा, वोल्टेज बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि जो वोल्टेज होता है वो टाइम लेता है बिल्डअप होने में कैपेसिटर के अक्रॉस, और उस टाइम पे करंट स्टार्ट्स करता है फ्लोइंग इमीडिएटली एज द कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग। तो आप देख लें यहाँ पर जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या है, आउट ऑफ फेस है, और 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। जबकि यही बात हमने इंडक्टिव सर्किट के लिए क्या पढ़ी थी कि इंडक्टिव सर्किट के अंदर जो वोल्टेज होता है वो लीड करता है किससे, करंट से। कितने एंगल के साथ, 90 डिग्री के साथ। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडक्टर अपोज करता है चेंज इन करंट को ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम क्या कहते थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते थे। तो जब आप एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इंडक्टर रेजिस्ट करता है इंक्रीज इन करंट को, और इस करंट को बिल्डअप होने में टाइम लगता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वोल्टेज जो होता है वो चेंज हो जाता है इंस्टेंटली। तो यहाँ पर वोल्टेज लीड करता है और करंट क्या करता है, लैग करता है। ठीक है, ये चीज हमने इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में डिस्कस की थी। लास्ट क्वेश्चन इसमें ये, हाउ डज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर अफेक्ट द करंट थ्रू इट इन एन एसी सर्किट। तो जो कैपेसिटेंस होती है करंट के साथ वो किस तरह से इफेक्टेड होती है एसी सर्किट में, ये आपने डिफाइन करना है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो कैपेसिटर होता है, लार्ज कैपेसिटेंस, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होती है, उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा करंट क्या कर सकता है, फ्लो करवा सकता है।
और जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, इट मींस वो लेस करंट क्या करेगा, फ्लो। तो ये तो बात पहली हो गई कि कैपेसिटर विद लार्ज कैपेसिटेंस गिव लेस रेजिस्टेंस, तो मोर करंट फ्लोस, एंड स्मॉलर कैपेसिटेंस गिव्स मोर रेजिस्टेंस, सो लेस करंट फ्लोस। तो यहां पर अगर इसको मैथमेटिकली इंप्रूव करें तो क्या करेंगे, तो देखें जो करंट है वो इक्वल होता है V अपॉन एक्स सी के। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी है कि करंट इंडक्टिव रिएक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी कैपेसिटिव के। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी। तो यहां पर अगर मैं एक्स सी की जगह पर वैल्यू पुट करूं तो मैं लिख सकता हूं V अपॉन, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई एफ सी। और ये 2 पाई एफ सी जो है वो मल्टीप्लाई करेगा ऊपर V के साथ जाके, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं V इंटू 2 पाई एफ सी। तो यहां पर अगर आप देखें तो करंट का कैपेसिटेंस के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस अगर बढ़ेगी तो इट मींस जो आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम। अब इस चीज को आप देख लें कि अगर कैपेसिटेंस ज्यादा हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगी, कम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो तो करंट क्या होगा, ज्यादा। यही बात तो ऊपर भी लिखी हुई है कि अगर लार्ज कैपेसिटेंस है तो रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना। और स्मॉल कैपेसिटेंस है, अगर स्मॉल कैपेसिटेंस है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, एक्सी की वैल्यू ज्यादा है, तो लेस करंट है। तो आप देख लें कि करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो करंट और कैपेसिटेंस आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं कैपेसिटिव सर्किट के अंदर। ठीक है जी। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमने कल स्टार्ट किया था ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब हम इसके आज न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स में बड़े आसान आसान से न्यूमेरिकल है इसके अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई हैविंग पीक वोल्टेज ऑफ 300 वोल्ट। तो अगर आप देखें तो आपको इसके अंदर उसने पीक वोल्टेज दे दिया है, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज इस सर्किट का वो है 300 वोल्ट। आपसे कहते हैं बताएं वी आर एम एस क्या होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वी आर एम एस का जो इक्वेशन है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। तो वी नॉट कितना है, 300, और 300 को आप डिवाइड कर दें 1/41 से, तो आप बताएंगे वी आर एम एस कितना आ जाएगा। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 0.707 टाइम्स ऑफ सर VRMS 212.1 वोल्ट। 1 वोल्ट। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास आ गया आरएमएस वोल्टेज। आपको पीक वोल्टेज पता हो तो आरएमएस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन इंडक्टर विद इंडक्टेंस ऑफ 100 माइक्रो हेनरी। तो इंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। वो आपको गिवन है कितना, 100 माइक्रो एक्सपोनेंट -6 हेनरी, पासेज अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर, और वो पास करता है 10 मिली एम्पियर करंट एक्सपोनेंट -3। उसके बाद कहते हैं व्हेन इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज 6.3 वोल्ट। 6.3 वोल्ट इसका क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। आज से कहते हैं कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। आपने बताना है कि एफ की वैल्यू क्या होगी। तो देखें एफ की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं इक्वेशन, और उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे आप लिखते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पर लिखेंगे V इज इक्वल्स टू आई एक्स एल। ठीक है। तो एक्स एल की वैल्यू क्या होती है, तो एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इक्वल होता है 2 पाई एफ एल के। तो ये मैं अगर पुट कर दूं तो ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू आई 2 पाई एफ एल। ठीक है। अब देखें कि आपको क्या क्या गिवन है, आपको आई गिवन है, आपको V गिवन है, आपको L गिवन है, और आपको निकालना क्या है, आपको F की वैल्यू निकालनी है। तो F को आइसोलेट करने के लिए मैं V के साथ ये सारी चीजें डिवाइड कर देता हूँ, I 2 पाई L। तो यहाँ पर F क्या हो गया, आइसोलेट। अब आपने क्या करना है, F को यहाँ पर पुट करना है। तो V की जगह पे पुट कर देंगे 6.3 डिवाइडेड बाय करंट की जगह आ जाएगा 10 एक्सपोनेंट -3, 10 एक्सपोनेंट -3, 2 पाई 2
बाय 3.14 और L 100 एक्सपोनेंट -6। चलो जी सॉल्व करें इसे। सर 10⁻6 हर्ट्ज। 10⁻6 हर्ट्ज बिल्कुल सही है। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया, फ्रीक्वेंसी एक्सपोनेंट 6 हर्ट्ज। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कॉइल ऑफ प्योर इंडक्टेंस 318 मिली हेनरी। तो अगेन यहां पर आपको क्या गिवन है, इंडक्टेंस गिवन है कैपिटल L और वो है 318 मिली एक्सपोनेंट -3 हेनरी, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ प्योर रेजिस्टेंस ऑफ 75 ओम। और ये कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस के साथ, वो रेजिस्टेंस है 75 ओम। द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज 150 वोल्ट। तो जो वोल्टेज है इस रेजिस्टर के साथ VR वो है 150 वोल्ट, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इसके अंदर जो है सोर्स की तरफ से वो है 50 हर्ट्ज। आपसे कहते हैं कि ये बताएं कैलकुलेट द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। इंपीडेंस को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंपीडेंस आपने क्या करनी है, कैलकुलेट। तो देखें इंपीडेंस को हम कहते हैं ये कंबाइन इफेक्ट है किसका, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंसेस का। तो क्या इंपीडेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, √R² प्लस XL स्क्वायर, और XL इक्वल होता है 2πfL के। तो अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर दूं 2πfL, तो देखें इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल्स टू R² प्लस 2πfL स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन करनी है। चाहे तो 2πfL अलग से भी निकाल सकते हैं और चाहे तो एक साथ कैलकुलेट कर लें। तो यहां पर R की जगह पर आपने पुट कर दिया 75, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 318 एक्सपोनेंट -3 और होल स्क्वायर जी। तो क्या आ जाएगा इंपीडेंस इसमें से, सर 124.9। 124.9 ओहम्स। तो ये आपके पास आ गई इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम्स। एक रेजिस्टर, उसकी रेजिस्टेंस है 30 ओम्स। तो यहां पर हम लिख देते हैं ये है 30 ओम। is connected in series with a capacitor of capacitance 79.5 माइक्रोफैरेड, और माइक्रो को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -6, 79.5 एक्सपोनेंट -6 फैरेड अक्रॉस अ पावर सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज। ये आपके पास है पावर सप्लाई 50 हर्ट्ज। फाइंड द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। अब देखें वही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, अब ये इन्होंने RC सर्किट दे दिया, पहले क्या था RL सर्किट था। तो अगेन यहां पर क्या करेंगे, Z इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा R² प्लस XC²। एंड व्हाट इज XC? सो XC इज 1/ωc, और ωc को हम क्या लिख सकते हैं, 2πfc। तो आप देखें कि अगर आप XC को पहले फाइंड आउट कर लें तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। 1 इंटू 2.314 और F की वैल्यू है 50 और कैपेसिटेंस कितनी है 79.5 एक्सपोनेंट -6। तो पहले तो आप इसे सॉल्व करके बताते हैं कि XC की वैल्यू क्या आएगी। सर XC इज इक्वल टू 40 ओम्स। 40 ओम्स। अब देखें R की वैल्यू कितनी है 30, ये स्क्वायर, और ये है 40, ये स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 1600 और 900 ओम्स। 50 ओम, बिल्कुल सही है। तो ये आपके पास आ गया 50। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।